नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वन एडवांस स्टोरी में। दोस्तों, पत्नी की जानिब देखा तो वो मुंह फेर कर लेटी हुई थी। मैं जानता था वो जागी हुई है, इसीलिए उसके बराबर में जाकर बैठ गया था। मेरा दिल आज उससे बहुत सारी बातें करने का चाह रहा था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि इस काम के बाद मैं जिंदा बच पाऊंगा या नहीं। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं कोशिश करूंगा और वापस जिंदा लौट कर आऊंगा। मैंने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा तो उसने झटक दिया। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, थोड़ी देर पहले हुई मेरी माँ और भाई से लड़ाई मुझे बहुत तकलीफ दे गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं सर झुकाकर घर से चला गया था। मैं जब दरवाजे से बाहर निकल रहा था तो पीछे से मुझे मेरी मम्मी की गुस्से भरी आवाज आई, अगर इस घर में रहना है तो सामान का इंतजाम करके वापस आना, वरना मेरे लिए बेटे बहुत है। मम्मी की आवाज सुन के आंखों से आंसू बहने लगे और घर से बाहर निकलता चला गया था। लेकिन आज मुझे बेहद अफसोस हो रहा था। क्या माँ ऐसी होती है जो सलूक मेरी माँ मेरे साथ कर रही थी? मेरे दिमाग में सुबह वाली लड़ाई ही चल रही थी। मेरी माँ ने साफ कह दिया था कि बहनों की फर्नीचर का सामान मुझे ही खरीदना है, और मेरे पास तो 50,000 रुपए भी नहीं थे और सामान 1-2 लाख तक का आना था। मैं यही सोचते सोचते बीच रोड पर आ गया था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पर चल रहा हूँ। अभी मैं और आगे जाता कि एक शख्स ने मुझे एक झटके से पीछे खींचा था और मेरे सामने से काफी तेज रफ्तार में गाड़ी गुजरी थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ये मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने तुरंत अपने दिल पर हाथ रखा था। मैंने मुड़कर देखा तो वो शख्स कोई 40 साल का मर्द था। वह मुझे देखते हुए बोला, साहब, कोई परेशानी है? मैं सर न में हिलाकर वहां से जाना चाहता था जब वह मुझे पुकारते हुए बोला, तकलीफ बताने से कम होती है, अगर चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा दर्द सुन लूंगा। उसकी बात सुनकर मैंने पलट कर देखा था और कुछ सोचकर उसके साथ फुटपाथ पर बैठ गया था। मैं जानता था ये शख्स मेरे लिए अजनबी है। मैं उसके सामने अगर अपने हालात बयां करता तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही सोचकर मैंने जब आज सुबह का किस्सा उसे बताया तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। खैर, तुम अपने लिए नौकरी तलाश कर रहे हो? मेरी सारी बातों के बाद वो शख्स इतना ही बोला था, नहीं, नौकरी तो नहीं मिली। हाँ, रोजाना 500, 1000 या 700 की मजदूरी कर लेता हूँ, जिससे मेरे घर का गुजारा हो जाता है। अम्मा को भी देना होता है, पत्नी के भी खर्चे हैं, और अब तो खैर एक बच्चे भी है, उनका ख्याल भी मुझे ही करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा परेशान हूँ। अगर आपकी नजर में कोई नौकरी हो तो मुझे बता देना। जबकि वो शख्स कुछ सोचकर कहने लगा, एक काम तो है, लेकिन थोड़ा कठिन है, मगर उसकी पैसा तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेगी। अगर तुम ये करना चाहो तो तुम्हारे तमाम खर्चे बाहर आ जाएंगे। तुम्हारी बहनों के लिए फर्नीचर का सारा सामान भी आ जाएगा। तुम्हारी पत्नी तुमसे कभी नाराज नहीं होगी और तुम्हारी माँ भी तुम्हारी हो जाएगी। मैं ये सुनकर बिल्कुल चुप हो गया था। ये शख्स मुझे जो बता रहा था वो किसी लॉटरी से कम नहीं था, लेकिन न जाने क्यों मुझे इस सब में खतरा लग रहा था। मैं फौरन बोला, मुझे मंजूर है, जो भी काम है मैं करने को तैयार हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे हर हाल में अपनी मुसीबत से छुटकारा चाहिए। मेरी बात सुनकर वो आदमी तुरंत बोला, तो फिर बिल्कुल ठीक इंसान के पास तुम आए हो, लेकिन ये काम मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत कठिन है। बाद में मुझे ना कहना कि तुमने मुझे नहीं बताया, जबकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए दोष नहीं दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। मेरी बात पर वह मुझे एक ऐसी जगह ले आया था जिसको देखकर एक पल के लिए मुझे डर भी लगा था और जिज्ञासा के हाथों में अब मजबूर हो गया था। वह एक बार फिर बोला, देखो अब पीछे मत हटना। मैं उसकी बात सुनकर बोला, तुम बेफिक्र रहो, इस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उसे यकीन दिलाते हुए बोला, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी काम होगा मैं कर लूंगा। मुझे बस पैसे चाहिए, जिससे मेरी तमाम मुश्किलें आसान हो जाए। मेरी बात सुनकर वो तुरंत ही राजी हो गया था और उसने मोबाइल पर किसी को कॉल करके अपनी गाड़ी मंगवा ली थी। मैं तो उसकी गाड़ी को देखकर ही हैरान रह गया था। वो शख्स देखने में वैसे तो धनी ही नजर आ रहा था, लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था
कि उसके पास इतनी अच्छी गाड़ी होगी। वह मुझे उसमें बैठने की कहने लगा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसकी गाड़ी बहुत शानदार थी। देखने वाले उसे देखकर चौंक जाते थे। उसकी गाड़ी में बैठकर मुझे धनी होने के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन एक पल को मेरा दिल कांप सा गया था कि अगर ये इंसान फ्रॉड हुआ या फिर कोई दूसरा शख्स हुआ तो मेरा क्या बनेगा। मेरे एक छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी उन्हें कैसे संभालेगी। मेरा भाई तो वैसे ही हमसे चिढ़ता है और अम्मा का बस चले तो मेरी बीवी का हाथ पकड़ के घर से निकाल दे। मैं ये सोच सोच कर बेहद परेशान हो गया था। उस आदमी को बोला, देखो भाई, अगर तुम मेरे साथ कोई गद्दारी करना चाहते हो या फिर तुम फ्रॉड हो तो मुझे अभी बता दो। मैं किसी भी गलत काम में नहीं पड़ना चाहता। मैं कुछ भी करके अपनी बहनों की शादी के लिए बंदोबस्त कर लूंगा। मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था। मैं तो बिल्कुल ही ये बातें फरामोश कर चुका था कि आज के दौर में इतने अच्छे लोग होते ही नहीं हैं, और अगर भूले भटके कोई अच्छा मिल जाए तो वो ऊपर वाले की तरफ से भेजा हुआ कोई नेक आदमी ही होता है। लेकिन इस आदमी का अचानक से मुझे इतनी बड़ी ऑफर करना मुझे कुछ अब हजम नहीं हो रही थी। लेकिन असल हकीकत से तो मैं अनजान था कि ये सब मेरे साथ क्यों किया जा रहा था। थोड़ी देर के बाद हम लोग एक अस्पताल पहुंचे थे। यहाँ जाते ही मेरी सिटिपिटी गुम हो गई थी। ये शख्स मुझे यहाँ क्यों लेकर आया था, ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में आने लगे थे। मैं उस आदमी की तरफ एक बार फिर देखते हुए बोला, देखो भाई, मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना चाहता। मेरे साथ कुछ भी गलत मत करना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी की मेरे घर वालों से नहीं बनती, इसीलिए मुझ पर रहम करना। पहली बार मुझे खौफ सा महसूस हुआ था, जबकि वो शख्स मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देखो दोस्त, तुमने मुझे भाई बोला है ना, तो बड़ा भाई ही समझो। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, इसीलिए मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। तुम यहाँ से खुश होकर ही जाओगे। वो जिस अंदाज में बोला था, मैं उस पर भरोसा कर लिया था और उसके साथ ही गाड़ी से उतर गया था। लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैंने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर चलते हुए बोला, भाई, क्या मैं एक बार अपने घर फोन करके अपनी इस लोकेशन के बारे में बता सकता हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो खखा लगाकर हंसा और कहने लगा, भाई, तुम्हारी उम्र तो लगती है कि 30 या 35 साल है, लेकिन तुम डर इस तरह से रहे हो जैसे कोई 17 या 18 साल का लड़का हो। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा सहम सा गया था। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत डरपोक किस्म का इंसान था, बस मैं अपनी पत्नी और अपनी औलाद के खातिर हर वक्त ही परेशान रहता था। उनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए मेरा परेशान होना तो बनता ही था। वह मुझे अस्पताल की दूसरी मंजिल पर लेकर आया था और वहां पर मौजूद सबसे कोने वाले कमरे में ले गया था। हम जब कॉरिडोर में चल रहे थे तो अजीब सा महसूस हो रहा था। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी भूत बंगले में आ गया हूँ। इस अस्पताल में अच्छा खासा अंधेरा था, इसीलिए डरना स्वाभाविक था। हर तरफ ही सन्नाटा था, न कोई बंदा न बंदे की जात। कोई एक मरीज, डॉक्टर नजर नहीं आ रहा था। वह मुझे अपने साथ लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ था। सामने ही डॉक्टर बैठे हुए थे। शायद वह उस शख्स का ही इंतजार कर रहे थे। वो फौरन ही दोनों एक दूसरे के गले मिले और डॉक्टर साहब उस आदमी को देखते हुए कहने लगे, रवि, तुम कहाँ रह गए थे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुमने मुझे दोबारा से कॉल बैक भी नहीं की। सब खैरियत तो है? जबकि अजीत मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, सर, ये शख्स मुझे रास्ते में मिला है और इसे पैसों की सख्त जरूरत है और ये हमारे काम का बंदा है, काफी जरूरतमंद है। बहनों की शादी सर पर है और अम्मा काफी नाराज हैं। ये बात सुनकर वो डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, हमें ऐसे ही तो जरूरतमंद लोगों की जरूरत है। अगर ये शख्स मेरे लिए काम करता है तो मैं इसे बड़ी रकम दूंगा और इसे मालामाल कर दूंगा। जबकि अब मुझे ये सब काम कानून के खिलाफ लग रहे थे और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिसकी बदौलत मैं किसी मुसीबत में फंसता। मैंने खड़े खड़े ही फैसला ले लिया था कि मुझे अब यहाँ से निकलना है, क्योंकि मुझे इन दोनों आदमियों में से कोई एक भी समझ नहीं आ रहा था। अगर मैं यहाँ आया था तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच में। मैंने रवि की तरफ मुंह किया और उसे मुखातिब करते हुए बोला, देखो रवि भाई, मुझे मेरे घर जाना है। मैं कोई भी गैरकानूनी काम नहीं करना चाहता। आप लोग तो पैसे वाले हैं, कोई गलती करेंगे तो पैसे देकर घर वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है। नहीं मेरी माँ मुझे प्यार करती है, नहीं मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा होता है।
इसीलिए मुझे अपने कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ते हैं। बस मैं अब जाना चाहता हूँ। मैं ये बोलकर जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा तो डॉक्टर साहब मुझे आवाज देते हुए बोले, अमित साहब, हमारी बात तो सुनते जाइए। अगर हमारी डील आपको अच्छी लगे तो ही करना। इस चीज के लिए हम किसी को भी ज्यादा फोर्स नहीं करते। ये इंसान का अपना फैसला होता है। मैं ये सुनकर चुप हो गया था और डॉक्टर साहब की तरफ देखने लगा। धीरे धीरे वह मुझे अपने मंसूबे से आगाह करते चले गए थे, जबकि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह तमाम मंसूबा सुनाने के बाद बोले, देखो लड़के, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी संवर जाएगा और तुम्हारी बहनों की शादी भी अच्छे से हो जाएगी और तुम भी सुकून से जिंदगी गुजारोगे। लेकिन जो शर्त मैंने रखी है वो तुम्हें हर हाल में माननी होगी। जबकि मैं उनकी ये बातें सुनकर बुरी तरह घबरा गया था। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। एक पल में ही मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने आ गई थी। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल था। अगर मैं ये कदम उठा लेता तो मैं सारी जिंदगी के लिए पछताना भी पड़ सकता था। मैं काफी देर तक वही खड़ा सोचता रहा और फिर रवि और डॉक्टर साहब को देखते हुए बोला, मैं सोचकर आप लोगों को कल जवाब दूंगा। इतनी आसानी से मैं ये फैसला नहीं ले सकता। जबकि जैसे ही मैं वहां से निकलने लगा तो डॉक्टर साहब गंभीर आवाज में बोले, देखो दोस्त, एक मर्द को ही कुर्बानी का बकरा बनना पड़ता है। घर जाकर तुम इन सब चीजों के बारे में अपनी पत्नी से बात करोगे तो वो तुम्हें मना करेगी। आखिर को तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारे मामले में किसी की नहीं सुनती है। इसीलिए मेरा मशवरा है तुम अकेले ही इसका फैसला लेना। शायद वो दोनों मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। मैं सर को मीठा मीठा बोलकर वहां से निकलता चला गया था। आने से पहले मैंने उनका मोबाइल नंबर ले लिया था और मैंने कहा इसका जवाब दूंगा। यही सब चीजें मैं अकेले तन्हा बैठकर सोच रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फैसला लूं। अगर मैं हाँ करता तब भी मुसीबत थी और अगर मैं ना करता तो सब कुछ खत्म हो जाना था। मेरी अम्मा और भाई इस कदर गुस्से में थे कि वो मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल सकते थे और मुझे भी भाई होने का फर्ज अदा करना था। अगर मैं अपनी बहनों के लिए कुछ न कर पाता तो सारी जिंदगी मैं इस तकलीफ में ही रहता कि मैंने उनके इतने बड़े मौके पर उन्हें कुछ भी तोहफा नहीं दिया। ये सोच सोच कर ही मैं परेशान हो गया था। सर पर टेंशन का पहाड़ था। थक हार कर मैंने अपना मोबाइल निकाला था और रवि भाई का नंबर डायल करने लगा था। मेरे हाथ बहुत कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, लेकिन ये सब करना मेरी मजबूरी बन चुका था। मुझे अपने बच्चों का भविष्य भी संवारना था और अपनी बहनों के दहेज का सामान भी इकट्ठा करना था, ताकि मैं अपना सीना चौड़ा करके अपने बाप के सामने खड़ा हो सकूं कि मैंने आपकी जगह अच्छे से संभाली थी। अपनी बहनों को बेटियों का मान दिया था, उन्हें ऐसे मौके पर बिल्कुल भी तन्हा नहीं छोड़ा था। लेकिन आज जो मैं कुर्बानी दे रहा था, अगर किसी को इस बारे में पता चल जाता तो वो सब मेरे तरफ तकलीफ से देखते। मैंने अजीत भाई को फोन करके अपनी तरफ से रजामंदी दे दी थी और उन्होंने मुझे सुबह जल्दी आने को कहा था। मैं उन्हें फोन करके अपने कमरे में आ चुका था। पत्नी की जानिब देखा तो वो मुंह फेर कर लेटी हुई थी। मैं जानता था वो जागी हुई है, इसीलिए उसके बराबर में जाकर बैठ गया था। मेरा दिल आज उससे बहुत सारी बातें करने का चाह रहा था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि इस काम के बाद मैं जिंदा बच पाऊंगा या नहीं। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं कोशिश करूंगा और वापस जिंदा लौट कर आऊंगा। मैंने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा तो उसने झटक दिया, जबकि मैं सर झुकाकर धीमी आवाज में बोला था, तुम्हारी नाराजगी सर आंखों पर है, लेकिन इतना खफा होना ठीक नहीं। क्या मालूम कल मैं वापस ही ना आऊं। इस तरह से नहीं करते पत्नी जी, हमने आपसे कुछ नहीं कहा। मेरी ये बात सुनकर वो फौरन तड़प उठी थी और मुझे देखते हुए बोली, क्यों ऐसी बेकार की बातें करते हैं। ऊपर वाला आपको मेरी भी उम्र लगा दे। ऊपर वाला आपका साया मुझ पर और मेरे बच्चों पर हमेशा सलामत रखे। इस तरह की फिजूल बातें मत किया करें अमित। उसकी तड़प को देख मुझे अंदर तक सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था। यानी कोई था जो मुझसे मोहब्बत करता था, मेरी फिक्र करता था। ये लड़की मेरे लिए बहुत अच्छी थी। उसने मेरा वहां साथ दिया था जहां कोई हमसफर सिर्फ साथ देता। कहते हैं ना, बुढ़ापे में औलाद और गरीबी में पत्नी अगर साथ दे दे तो समझ जाओ ये दोनों ही तुमसे बहुत अच्छे हैं। और मेरी पत्नी तो बहुत ही सब्र और शुक्र वाली थी। मैंने उसे अपने करीब किया और उसके माथे को चूम लिया
और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपना और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। नौकरी करके उनका पेट पाल लेना और इस घर से बहुत दूर चली जाना। मुझे तुमसे और अपने बच्चों से बहुत प्यार है। बस मेरे खातिर अपना ख्याल रखना और मेरी अमानत समझ के रहना। जबकि वो एकदम ही चुप हो गई थी और थोड़ी देर बाद उसकी सिसकियां मेरे कानों में गूंजी थी और फिर मैंने उसे अपनी गले से लगा लिया था। वो मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। उसका एक एक आंसू मेरे दिल पर तेजाब की तरह गिर रहा था। मैंने उसे बहुत मनाया, उससे माफी मांगी, तब कहीं जाकर वो चुप हुई थी। वो रात कतराकतरा करके गुजर गई थी। अगली सुबह मेरे लिए बिल्कुल भी रोशन साबित नहीं हुई थी। मैं अपनी बीवी बच्चों के अभी नींद अधूरा में ही था कि मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने जोर जोर से पीट डाला था। मुझे ये हरकत हमेशा ही नापसंद गुजरती थी और ये मेरी मम्मी किया करती थी। सुबह के 6 बज रहे थे और इस वक्त किसी को उठाना ये गलत है। मेरे बच्चे भी कसमसाकर उठ गए थे। मेरी पत्नी भी मुझे शिकवा निगाहों से देख रही थी। मैंने उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी और चप्पल पहनकर मम्मी के लिए दरवाजा खोला। सामने ही मेरा भाई और मम्मी निगाहों से मुझे घूर रहे थे। मैंने दोनों को देखा और धीरे से बोला, जी फरमाइए, सुबह सुबह क्यों आप दोनों यहाँ आए हैं? वो दोनों मुझे देखते हुए बोले, कल कहा था ना, फर्नीचर के सामान के बिना घर में दाखिल नहीं होना, तो फिर तुम कैसे आए? शर्म नहीं आती तुम्हें? बहुत ही कोई बेगैरत शख्स हो। मेरी पत्नी मेरे बराबर में आकर खड़ी हो गई थी, लेकिन मैंने उसे आंखों से चुप रहने का इशारा किया था। मैंने अपनी मम्मी की जानिब देखा और कहने लगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बंदोबस्त हो गया है, परसों या कल तक सामान आ जाएगा। शादी वाले दिन से पहले ही हम बड़ी और छोटी दोनों का दहेज उसके ससुराल पहुंचा देंगे। जबकि ये सुनने की देर थी कि वहां मौजूद तमाम चेहरों पर हैरानी उभर आई थी। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बंदोबस्त कर चुका हूँ। भाई और मम्मी कुछ कहते इससे पहले ही मेरी पत्नी की आवाज गूंजी थी, क्या मतलब है? आपने कैसे सारा इंतजाम किया? और यही सवाल मेरी माँ और मेरे भाई की आंखों में भी था, जबकि मैंने तीनों को ही पूरी बात बता दिया था कि मेरे एक दोस्त ने मेरी मदद कर दी है। आप लोगों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा भाई तो गुस्से में नजर आ रहा था, जबकि मैंने अपनी मम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। वो मुस्कुराहट मुझे अपने दिल के अंदर तक उतरती हुई महसूस हुई थी। वक्त गुजर रहा था और दोपहर के 3 बज चुके थे। अब मुझे अस्पताल की जानिब जाना था। जो डील मेरी उनके साथ हुई थी वह मुझे अब पूरी करनी थी। मैं अस्पताल की तरफ ही जाने वाला था। जाने से पहले मैंने एक बार अपनी माँ से भी मुलाकात की थी। दोनों बहनों के सर पर हाथ रखा था। भाई से भी हाथ मिलाकर घर से बाहर आया था। सभी हैरान थे कि अचानक से मुझे क्या हो गया है, लेकिन मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। रास्ते में मुझे अपना कदम भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं अब थक चुका था। अगर मैं इस तरह ही हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता तो मैं कभी भी कामयाब नहीं होता। एक थोड़ी देर के बाद मैं अस्पताल पहुंच चुका था। वहां मुझे हाथों हाथ लिया गया था और फौरन ही उस ऑफिस में पहुंचा दिया गया था जहां डॉक्टर साहब और अजीत बैठे हुए थे। उनके साथ कुछ और डॉक्टर भी आज मौजूद थे। मेरे जाते ही सबने मुझे हेलो कहा था और डॉक्टर साहब ने उसी पल मेरे अकाउंट में 15 लाख ट्रांसफर करवा दिए थे, जिसको देख मेरी दिल खिल उठी थी। मेरे पास मैसेज भी आ गया था। मैं डॉक्टर साहब की जानिब हैरानी से देख रहा था। मुझे इतनी जल्दबाजी की उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था कि ये लोग कहीं मेरे चक्कर न लगवाए, लेकिन इतनी जल्दी पैसे ट्रांसफर कर देना काफी हैरान करने वाला था। वो मुझे अपने साथ लिए एक कमरे में आए थे। वहां बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई थी और मुझे बेंच पर लिटा दिया गया था। दरअसल ये लोग मेरे जिस्म के अंग निकाल रहे थे, यानी मेरे गुर्दे बेचना चाहते थे। पहले तो उन्होंने दोनों ही गुर्दों की कीमत अदा करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि मैं एक गुर्दे के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। अगर मेरे जिस्म से दोनों ही गुर्दे निकाल लिए गए तो मैं मर जाऊंगा और मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनकी हिफाजत मुझे ही करनी है, इसीलिए अब मेरा एक गुर्दा निकाला जा रहा था। मुझे नीम बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया था और उसके बाद मुझे कोई होश नहीं था। ये ऑपरेशन करीब 2 घंटे का था
और जब मुझे होश आया तो मेरे पास कोई नहीं था। मुझे अपने गुर्दे वाली जगह पर बेहद तकलीफ महसूस हो रही थी। मैंने उठने की कोशिश की तो पूरा जिस्म ही टूट रहा था। मेरे मुंह से एकदम से मेरी पत्नी और मेरी माँ का नाम अदा हुआ था। थोड़ी देर बाद रवि साहब कमरे में आ गए थे और उन्होंने ही मुझे सहारा देकर बिठाया था। मैंने उनकी तरफ देखा और धीमी लहजे में बोला, क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ? वो मुझे देखते हुए सरनामे हिलाने लगे। उनका कहना था कि हरगिज नहीं, आप अभी नहीं जा सकते। आपके टाके अभी कच्चे हैं, करीब आपको 2 दिन यहाँ ठहरना पड़ेगा। लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। मैं अजीत साहब से मिन्नत करके अपने घर आ चुका था। घर आने के बाद मैं सीधा ऊपर गया था और वहां जाते ही सो गया था। मेरी पत्नी ने कई बार मुझसे सवालात किए, लेकिन मेरी हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि मैं कोई जवाब देता। अगली सुबह मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। मेरी बीवी ने कई बार मुझसे पूछा कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, हम डॉक्टर के पास चल लेते हैं। लेकिन मैंने उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया। 2 दिन बाद जब मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैं भाई और अम्मी के पास गया और उनके सामने पैसे रख दिए। कुछ मैंने अपने बच्चों के लिए संभाल लिए थे। मेरी अम्मी और मेरे भाई तो मुझे हैरान होकर देख रहे थे, जबकि मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गया था। मेरी पत्नी मुझे आंसू भरी निगाहों से देखते हुए बोली, अमित, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपने क्या किया है? मुझे सच सच बताइए। इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया है? लेकिन मैंने चुप्पी साध ली थी। मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता था। मुझे अपने अंदर का निजाम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। वक्त गुजर रहा था और बहनों की बारात का दिन आ गया था। हम सब जैसे ही शादी हॉल के लिए निकलने लगे तो अचानक ही मुझे तकलीफ से चक्कर आ गए थे और मैं उस पल ही गिरकर बेहोश हो गया था। पूरे घर में कोहराम मच गया था। सब मेहमान ही परेशान हो गए थे। माँ कितना ही नफरत का इजहार कर ले, लेकिन आखिर को माँ ही होती है। बड़ा भाई भी फौरन बेचैन हो गया था। आखिर को मैं उसका खून था। पत्नी की तो हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। फौरन ही मुझे अस्पताल लेकर गए थे और जब इन सबको ये खबर मिली कि मैंने पैसों की खातिर अपना एक गुर्दा बेच दिया है तो सभी टेंशन में आ गए थे। थोड़े दिनों बाद जब मेरा मुकम्मल इलाज हुआ और मुझे घर रवाना किया गया तो मैंने अपने कमरे में कई तब्दीलियां देखी थी। पंखा लगा हुआ था, कारपेट बिछाया गया था, मेरा फर्नीचर भी बदल दिया गया था। ये सब करमनबाजियां मेरे भाई ने की थी। शायद उसे अपने किए पर अफसोस हो गया था। थोड़ी देर बाद ही मेरी माँ और बहनें भी मेरे सिरहाने पर आकर बैठ गई थीं। वाकई ये दुनिया ऐसी ही है। जब तक उन्हें मालूम न हो जाए कि एक इंसान मर सकता है तब तक वो मोहब्बत नहीं करते। और अब ये सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक गुर्दा बेच देने के बाद मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। मुझे हर वक्त अपने बच्चों और अपनी पत्नी की ही फिक्र सताती रहती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए